अगर मैं आपको कहूं कि महाराष्ट्र में 52% से भी ज्यादा मुसलमान ये पसंद करते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो आप चौंकेंगे या नहीं चौंकेंगे? जरा सोचिए, 15% मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में। शिवसेना वो पार्टी रही है जिसे मुसलमान हमेशा से एक ऐसी पार्टी मानते आए हैं जिसके साथ वो कभी नहीं जा सकते थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद अचानक से शिवसेना उद्धव ठाकरे को लेकर एक गजब सी चाहत आ गई है मुसलमान वोटर्स के बीच में। और ये अपने आप में दीगर है कि आज अगर उद्धव ठाकरे जी के पिता बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते तो इस बारे में क्या सोचते? इस बारे में भी वो क्या सोचते कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर 28% मतदाता महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं 2024 में। सबसे ज्यादा उनके नीचे नंबर 2 पर आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कुछ और सरप्राइजिंग तथ्य आपके सामने रखता हूं। 61% महाराष्ट्र के वोटर यह मानते हैं कि मौजूदा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है साहब, यानी कि री इलेक्ट हो सकती है। और 90% के आसपास वो जो लाभार्थी वर्ग है, लड़की बहन योजना का, आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला स्कीम के और भी अन्य स्कीम्स के, वो महायुति की सरकार के प्रति अपना झुकाव प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो लाभार्थी वर्ग है, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। 20% महाराष्ट्र के मतदाता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस को नहीं। देवेंद्र फडणवीस तीसरे नंबर पर हैं। और अगर हम ऐसे में अब बाकी लोगों की बात करें तो खैर उनका तो नंबर ही नहीं आता है। 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते अजीत पवार या शरद पवार। एकनाथ शिंदे अचानक से इतने लोकप्रिय क्यों होते दिखाई दे रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आबादी तकरीबन 28% है। उस मराठा आबादी के 30% मराठा ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं। कुणबी समाज, ओबीसी समाज ये सब मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जबकि मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और यहां तक कि अपर कास्ट एक तरह से शिंदे की सरकार के लिए अपनी रूट्स या अपने वजन को डाल रहे हैं। ये तमाम आंकड़े मैं आपके सामने कहां से रख रहा हूं साहब? अभी ही MIT लोक नीति CDS की कुछ सर्वे रिपोर्ट्स सामने आई हैं। बहुत सारा डेटा है, लेकिन उसकी कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और आज महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो पर इसलिए चर्चा बनती है साहब, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है यार। इसको समझ पाना तो अच्छों की बस की बात नहीं है। सबसे पहले, महायुति आज महाराष्ट्र में रेस में ही नहीं है, बल्कि बराबरी की लड़ाई MVA के मुकाबले, महाविकास अघाड़ी के मुकाबले लड़ रही है। यह तस्वीर बिल्कुल उलट है भारतीय जनता पार्टी की उस दौड़ से जो कि अब हरियाणा के चुनाव में देखने को मिली थी। वहां तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान कोई लेने को तैयार नहीं था। तो यहां चुनाव के साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन है। दूसरी बात क्या निकल कर आती है? दूसरी बात यह निकल कर आती है कि जो भी महायुति के खिलाफ खड़े हैं जो लोग, वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव पर अपना विश्वास कहीं ज्यादा प्रकट कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी के इस पूरे गठबंधन में। कांग्रेस नहीं, शरद पवार नहीं, उद्धव ठाकरे। अब ये एक अलग राजनीति का उत्थान है जो महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौर कीजिए कि यहीं पर उद्धव ठाकरे, यहां तक कि उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन गठबंधन एकजुट होना चाहिए। यह बात अलग है कि सीटों के आधार पर अब वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं महाविकास अघाड़ी में। खैर, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आता है?
तीसरा बड़ा मसला है बेरोजगारी, मराठा आरक्षण, किसानों की दुर्दशा, जातीय पहचान और जातीय जनगणना, और कैसे कृषि क्षेत्र पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। अब इस पे एक और सर्वे हाल ही में आया है जिसका डेटा बड़ा रोचक है साहब। क्या आप जानते हैं कि 2020 के बाद से लगातार कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त इजाफा आ रहा है। महाराष्ट्र में जहां तकरीबन 45% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, अब यह बढ़कर 66% के आसपास हो गया है। 66% महाराष्ट्र की आबादी आज एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ी हुई है। और इस बड़ी आबादी को बड़ा समर्थन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से मिल रहा है जो राज्य और केंद्र की सरकारें दे रही हैं। यानी कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अंततः मुझे इस बात पर भी ध्यान आपका आकर्षित करना है कि मराठा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की राजनीति को आज से नहीं, एक अरसे से डोमिनेट करता आया है। 46 सीटें हैं मराठवाड़ा में, और इसमें से आज जो स्थिति बनती दिख रही है, यह 46 सीटों वाला मराठवाड़ा विदर्भ के 62 सीटें, 47 सीटें उत्तर महाराष्ट्र की और 58 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र पर भी हावी पड़ रही है। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? यह संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि मराठवाड़ा की राजनीति में सबसे जो मूल मुद्दा, कोर इशू क्या है? मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन 2023 से एक ऐसी आग बनकर महाराष्ट्र की सरकार पर बरपी है जिसकी काट निकालने की कोशिश महायुक्ति लगातार कर रही है। 2024 जनवरी में एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, वो मराठवाड़ा की यात्रा पर गए थे। उन्होंने 10% आरक्षण की बात भी कह दी कि मराठा लोगों को मिलेगी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में। इसके बावजूद बहुत फायदा नहीं हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट को मैं क्यों सामने रख रहा हूं? ये जो 46 सीटें हैं, 46 सीट्स मराठवाड़ा की, 2019 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त 2 शिवसेना और 2 एनसीपी नहीं थी। शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त 46 में से 16 सीटें जीती। शिवसेना को 12 सीटें मिली, कांग्रेस और एनसीपी दोनों को 8-8 सीटें मिली और 2 अन्य के खाते में गई। लेकिन उसके बाद बंटवारा हुआ साहब, शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए और 8 सीटें लोकसभा की जो मराठवाड़ा की हैं, उसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी। शिवसेना उद्धव ठाकरे 3 सीटें लोकसभा के यहां जीत गए, कांग्रेस से भी अच्छा प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या निकल कर आती है? मराठवाड़ा के क्षेत्र में असंतोष बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, खास करके मराठा आरक्षण को लेकर। लेकिन इस असंतोष को क्या एमवीए उसी तरीके से भुना पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भुनाया है? यहीं पर जरा कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महायुक्ति लगातार मनोज जगरानी जो कि मराठा रिजर्वेशन के अगुवा हैं, उनके साथ बातचीत करके समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मनोज रिगवाने जी जो है वो एक अलग ही राजनीतिक पहल पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका और पूरे मराठा लॉबी का यह मानना है कि जब तक ओबीसी कैटेगरी में मराठा को आरक्षण नहीं मिलता तब तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, महाराष्ट्र में 28% आबादी मराठा की है। अब जिस आबादी में जब आप 17-18% दलित आबादी जोड़ दीजिए, 15% मुसलमानों को जोड़ दीजिए, तो फिर वही होता है जो लोकसभा 2024 में हुआ। 48 में से 30 सीटें एमवीए जीत गई और बीजेपी के साथ महायुक्ति को झटका लगा। लेकिन अब यह झटके का जो असर है ना, वो कम होता दिखाई दे रहा है साहब। अब ऐसी स्थिति नहीं हो रही और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मैं समझ रहा हूं
कि मनोज जरांगे ने यह तय किया है कि 36 विधानसभा सीटों में मराठवाड़ा में वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब यहीं से खेल शुरू होता राजनीति का। मराठा आरक्षण के पौरधा जब अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे तो मराठा आरक्षण का जो असंतोष है उससे ग्रसित लोग किसको वोट करेंगे साहब? शिवसेना उद्धव ठाकरे को करेंगे या मनोज जरांगे जी की उम्मीदवारों को करेंगे? जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वोट के बंदरबाट में महायुक्ति का फायदा होगा साहब। मनोज जी वोट कटवा साबित होंगे अगर उनके 36 के 36 उम्मीदवार मराठवाड़ा क्षेत्र में आ जाते हैं तो। इसके साथ साथ एक और फैक्टर मराठवाड़ा में हमें नहीं भूलना चाहिए। 2003-4 के आसपास बीते 20 सालों से AIMIM MIM लगातार कांग्रेस के वोट को चबाती जा रही है, खास करके मुस्लिम वोट को। मुसलमानों का एक बड़ा तबका रहा जिसने 2024 के लोकसभा के चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे को मत दिया और भारी मत से जिताने की कोशिश भी की, जो कि अपने आप में बहुत सारे चुनावी विश्लेषकों को चौंका गया। भाई ये कैसे हो सकता है? मुसलमान शिवसेना को वोट कर रहा है। कहां हिंदू प्रमुख बनने की कोशिश में है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कहां मुसलमान उनको वोट कर रहा है। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था मुसलमान वोट बैंक के पास। कांग्रेस से निराशा तो उम्मीद की किरण शिवसेना उद्धव ठाकरे और एमवीए को इसका फायदा मिला। लेकिन वही मुसलमान एमआईएम को भी सपोर्ट करता है और 15% के इस वोट बैंक में एमआईएम ने मराठवाड़ा के क्षेत्र में अच्छी खासी बैठ बना ली है साहब, और विधानसभा के चुनाव में इसका असर दिखेगा। यानी कि अगर मैं मराठवाड़ा की बात करूं तो ये एक घालमेल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और याद कीजिए अभी अपनी शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था, 27% जो मराठा मतदाता है वो ये चाहता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा आए, जबकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ 20% मराठा देखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे महायुक्ति के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं साहब। उनके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे एक कार्यकर्ता से आज शिवसेना के बहुत बड़े नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे उभर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर मुंबई, महामुंबई और कोंकण क्षेत्र में भी शिवसेना को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है महायुक्ति के लिए। खैर उनकी चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन पहले आप जरा यह समझिए कि मराठवाड़ा में किस तरीके से अब चीजें बदल रही हैं। और यह सिर्फ 4 महीने में हुआ है साहब, सिर्फ 4 महीने में। और इसको हवा एक और व्यक्ति दे रहा है जो कि एक जमाने में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा करता था, प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में मस्त हैं। उनका कहना है कि वो 288 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं, लेकिन जितने ज्यादा हो सके वहां उम्मीदवार जरूर खड़े करेंगे, दलित वोट में सेंध लगाएंगे। यह फायदा एक तरह से फिर महायुक्ति को होगा। प्रकाश अंबेडकर ने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जो बात कही साहब वो चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि आम जनता में और खास करके दलित में और मराठवाड़ा के दलितों में इस बात को लेकर बड़ी संवेदना है कि उद्धव ठाकरे क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे या वहां से नाता तोड़कर एमवीए में पहुंच जाएंगे। यह अनिश्चितता जब किसी नेता या किसी पार्टी के बारे में आ जाती है तो क्या होता है, आपने इसे हरियाणा में देखा है साहब, जहां छोटी पार्टियां खत्म हो गई। यह दौर खत्म हो रहा है साहब, जहां छोटी छोटी पार्टियों के ऊपर वोट कटवा वाली स्थिति आती दिखाई देगी। ऐसी परिस्थिति में अब क्या निकल कर आ रहा है आपके सामने? ऐसी परिस्थिति अब ऐसी बनती जा रही है कि अलग अलग खेल हैं, अलग अलग मैदान हैं, उसमें अलग अलग खेला हो रहा है। और अगर दलितों में यह बात बैठ जाती है
कि उद्धव ठाकरे पाला बदल सकते हैं, तो मुसलमानों में यह बात बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? अभी तो मुसलमान कहते हैं, 52% मुसलमान कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमानों के बीच में भी यह बात गहरी पैठ कर गई कि उद्धव ठाकरे पाला बदल सकते हैं, तो क्या मुसलमान शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे? क्या एमवीए को वोट मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में मनोज जगराने के उम्मीदवार, उसके बाद कास्ट सर्वे और उसके साथ साथ तमाम अन्य सर्वेस की बात, लाभार्थी योजना, कृषि क्षेत्र में अवसाद, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जरूर, लेकिन घालमेल है। और ऐसे में मराठवाड़ा एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता साहब, तो जरा सोचिए, महाविकास अघाड़ी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का चयन पूरा क्यों नहीं किया है? इस बारे में तो वाकई में सोचने की बात लगती है साहब। और वो इसलिए क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अभी तक 28 सीटों पर उलझे पड़े। तकरीबन 250 सीटों के बारे में तो सब कुछ तय होता दिख रहा है साहब। 28 सीटें हैं जहां उलझन है, जिसमें 10 सीटें विदर्भ की हैं और कुछ सीटें मराठवाड़ा की भी हैं। यानी कि एक नई तरीके की राजनीति आपको देखने को मिलेगी। लाभार्थी वर्ग बड़े पैमाने पर महायुक्ति के साथ है। मराठा वोट अगर बट गया और मराठा वोट अगर मनोज जी के उम्मीदवारों के आधार पर और छट गया, तो इसका फायदा महायुक्ति को होगा। अगर यह बात दलितों के दिल में और मुसलमानों के दिल में बैठ गई कि शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी चुनाव के बाद अपना डायरेक्शन तय करेगी और हो सकता है कि वो एमवीए से नाता तोड़ ले, तो इसका फायदा किसको होगा? महायुक्ति को होगा। तो यानी कि जो रेस पहले बराबरी की चल रही थी, जिसमें एक तरह से प्लस एमवीए था, अब वहां पर एकदम कांटे का मुकाबला है। और इस कांटे के मुकाबले में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की राजनीति है। विदर्भ के क्षेत्र की राजनीति और भी दिलचस्प है। वहां पे ड्रामा है, एक्शन है, गरीबी है, कि फार्मर डिस्ट्रेस है, फार्मर सुसाइड है, सब कुछ है साहब। लेकिन वहां की राजनीति बड़ी अलग तरीके की है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी और तफसील से चर्चा अगले वीडियो में। लेकिन महाराष्ट्र का यह स्पेस जो मेरे साथ आप देख रहे हैं साहब, इसको देखिएगा, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव मुझे जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि आखिरकार वोटर माइंडसेट होता क्या है।